एंजाइटी या डिप्रेशन, ऐसे रोगों से हमारी नई जनरेशन भी प्रभावित हो रही है। इसके कारण बहुत सारी हमारी तरुण पीढ़ी भी सिर्फ उस चक्कर में, जिसे आजकल तो उसमें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ उसी पे मिल रहा है, ऐसा वो सोचते हैं। ज्योतिष शास्त्र आपको बताता है कि आप खुद एक चेतना के स्रोत हो। किसी व्यक्ति को अगर उसके गुण धर्म को जानना है तो उसका गण देखते हैं, मनुष्य गण है, देवगण है या राक्षस गण ही वो व्यक्ति है। तो ये जो गण है किसी इंसान का, ये कैसे निश्चित होता है? आपने बहुत बार इसको बताया है कि सबसे आखिरी में मैच मेकिंग होना चाहिए, जो पत्रिका का जो मिलन करते हैं वो सबसे आखिरी में होना चाहिए। तो ऐसा क्यों? हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एस्ट्रोलॉजी विद ज्योतिष भास्कर सुशील कोराट सर। सर नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की कि किस तरीके से किसी व्यक्ति की कुंडली में उनका लग्न या लग्नेश या फिर लग्न का नक्षत्र कैसे उनकी टोटल पर्सनालिटी पे इफेक्ट करता है, कैसे प्रभाव उसका होता है। तो इसी बात को थोड़ा आगे ले जाते हुए हम लोग ने ये भी चर्चा की थी कि किस तरीके से आपके विचार या आपकी चेतना, जिस तरीके के आप विचार करते हैं वही चीज़ें यूनिवर्स आपको लौटाता है। तो इसी को मुझे थोड़ा आगे ले जाना है, क्योंकि कई बार इन सब चीज़ों को थोड़ा मानसिकता के नज़रिए से भी देखना ज़रूरी होता है कि कभी कभी किसी इंसान की मानसिकता ज़रा स्ट्रांग होती है कि वो अच्छे विचारों को ही कंटिन्यूअसली उनको ही प्रमोट करता है, लेकिन कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं रख पाता और फिर नेगेटिव चीज़ों को सोचता है और उस तरीके से वो बातें फिर उनकी ज़िंदगी में होने लगती हैं। तो इस चेतना को कैसे जागरूक किया जाना चाहिए या फिर उसको अपने फेवर में रिटर्न्स आने के लिए किस तरीके से प्रयत्न करने चाहिए इंसान ने? हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि आने वाले समय में ज़्यादा करके एक नया प्रकार का एक जिसे हम ट्रेंड कहेंगे, जिसे साइकोसोमेटिक डिसीजेस या हम इस तरह से कहते हैं स्ट्रेसफुल लाइफ, या हम कहते हैं कि जिसे हम एंजाइटी या डिप्रेशन, ऐसे रोगों से हमारी नई जनरेशन भी प्रभावित हो रही है। ये इसीलिए कहते हैं कि राहु का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसके लिए हमारा आत्मशोध या ज्योतिष शास्त्र, योग शास्त्र, आयुर्वेद, इनकी बहुत बड़ी एक प्रकार का इसमें योगदान है कि इससे लोगों को बिल्कुल एक अच्छा लाइफ ये जी सकते हैं। इन प्रभावों से ये तीन शास्त्र लोगों को बिल्कुल बचा सकते हैं। करेक्ट। ज्योतिष शास्त्र में ये हमको दिखाई देता है कि मानसिकता ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और मानसिकता का अभ्यास कुंडली से कर सकते हैं। वो व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा, वो व्यक्ति अपना लाइफ कैसे व्यतीत करेगा, ये उस पत्रिका का लग्न माने कर्म बंधन दिखाता है और चंद्र दिखाता है कि इसके व्यक्ति का स्वभाव कैसे होगा। और जैसा हम देखते हैं कि आजकल के ज़माने में हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसमें लोग वर्चुअल लाइफ को रियलिटी समझने लगते हैं। करेक्ट। और इसके कारण बहुत सारी हमारी तरुण पीढ़ी भी सिर्फ उस चक्कर में, जिसे आजकल तो उसमें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ उसी पे मिल रहा है, ऐसा वो सोचते हैं। एक्चुअली लाइफ ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र आपको बताता है कि आप खुद एक चेतना के स्रोत हो और उस चेतना को सिर्फ आपने टैप करके मतलब जागरूक करना है आत्मज्ञान से। और ज्योतिष शास्त्र ये आत्मज्ञान का शास्त्र है, यह आपको आपकी पहचान दिलाता है। इसलिए इसे सीरियसली एक स्टडीज का विषय करके हर एक अभ्यासक्रम में लेना चाहिए। करेक्ट। तो जैसे अभी आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि इल्यूजनरी लाइफ को लोग बहुत ज़्यादा सच मानने लगे हैं। तो इसका एक सिंपल एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि जब कोई कपल है, उनमें झगड़े का कारण ये है क्योंकि किसी और कपल ने अच्छी अच्छी स्टोरीज डाली हैं, दे थिंक कि उनका लाइफ इतना ही अच्छा है। करेक्ट। तो इस तरीके से आपकी मानसिकता पे एक तरीके से इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जो डेली लाइफ का एक एग्जांपल हम लोग देंगे। ओके, तो इसके बाद में मुझे ये जानना है कि जैसे योग शास्त्र के बारे में आपने कई बार जिक्र किया है हमारे पहले एपिसोड्स में भी, तो किस तरीके से योग साधना किसी व्यक्ति को इन सारे प्रॉब्लम्स से बाहर निकालने में मदद कर सकती है? देखो, योग इसका मतलब है अलाइनमेंट। करेक्ट। किससे अलाइनमेंट है? तो कॉस्मिक एनर्जी से अलाइनमेंट है। जो आपके शरीर के अंदर एक ब्रह्मांड घूम रहा है, वो उसी कॉस्मिक मतलब जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, उसी का एक सेम टू सेम उसका एक परिणाम है। और इन दोनों का अलाइनमेंट ये योग है।
ये योग, इसका मतलब है एक दूसरे से जुड़ना है। एक विशिष्ट रचना बनाई गई है। योग में बहुत सारे योग है, कर्म योग है, भाव योग है, जिसे भक्ति योग कहते हैं, और हठ योग, इस तरह के अनेक प्रकार के योग है इसके अंदर। योग का शरीर पर और मानसिकता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। योग साधना ये सिर्फ शरीर की रचना नहीं है, लेकिन ये आत्मा का मिलन होता है सृष्टि से। ये करने से आपकी आत्मिक प्रगति और बिल्कुल आप एक अच्छा इंसान करके आगे आ सकते हो। एग्जैक्टली तो इन सब के बाद में जैसे मुझे थोड़ा चर्चा को आगे ले जाना है पिछले एपिसोड के कुछ मुद्दों को लेके, कि जैसे शादी का सीज़न आने वाला है और इन सीज़न में बहुत लोग किसी व्यक्ति को अगर उसके गुण धर्म को जानना है तो उसका गण देखते हैं, मनुष्य गण है, देवगण है या राक्षस गण ही वो व्यक्ति है। तो ये जो गण है किसी इंसान का, ये कैसे निश्चित होता है? देखो, जो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो एक विशिष्ट कॉम्बिनेशन लेके आता है। उस व्यक्ति का चंद्र ये संस्कार क्षम एक प्रकार का एंटिटी है, या एक प्रकार का जिसे हम कहते हैं कि गुणग्राह्य एक प्रकार का पदार्थ है। उस पर, उस चंद्रमा पर माने पानी पर प्रभाव किसका होता है? तो वो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उस राशि के अंदर जो नक्षत्र है, जहां पर करेक्ट उस पॉइंट पे, बिंदु पे वो जन्म लेता है, उस नक्षत्र के गुणधर्म उस चंद्र ने ग्रहण किए हैं। इसका मतलब है उसके मानसिकता पर चंद्र का नहीं, उस नक्षत्रों के गुणधर्म का, राशि का नहीं, नक्षत्रों के गुणधर्मों का प्रभाव होता है। तो इसी के इसे कैटेगराइज किया गया है सत्वगुणी, देवगण, मनुष्यगण, राक्षस गण। तो इसके नक्षत्रों के गुणधर्म बिल्कुल एकदम प्रभावी होते हैं, और वही है सब कुछ। ये गण जानना, गुण धर्म जानना, माने उस व्यक्ति को जानना, ये होता है। और सिर्फ उस पर न जाते हुए हर एक, अभी जैसे हम कहते हैं लग्न का नक्षत्र, लग्न के गुणधर्म, चंद्र का नक्षत्र, चंद्र के गुणधर्म, उसी प्रकार में पत्रिका के 12 स्थानों पे जो ग्रह स्थित है, उनके पीछे जो नक्षत्र का कॉम्बिनेशन है, उस प्रकार से वो ग्रह अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त हो रहे हैं। ग्रह ये अव्यक्त एंटिटी है, नक्षत्र ये अव्यक्त एंटिटी है, और उसे लग्न व्यक्त करता है। करेक्ट। लग्न ये आपका फेस है, लग्न ये आपका कर्म बंधन को व्यक्त होने का एक साधन है। इसीलिए लग्न महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली तो इन्हीं बातों का आधार लेके किसी भी व्यक्ति की पत्रिका को देखा जाना चाहिए। तो ये पत्रिका देखने का जो सीक्वेंस होता है, इसमें आपने बहुत बार इसको बताया है कि सबसे आखिरी में मैच मेकिंग होना चाहिए, जो पत्रिका का जो मिलन करते हैं वो सबसे आखिरी में होना चाहिए। तो ऐसा क्यों? देखो, क्या होता है कि मैच मेकिंग के जो 8 वर्ग है, अष्टकूट वर्ग जिसे कहते हैं, ये इसलिए बनाए गए है कि उसका व्यक्तिमत्व किस प्रकार का है, उसकी शारीरिक और मानसिक रचना किस प्रकार की है। अभी ये गुण मिलन जी की जो पद्धत है, ये बहुत साल पहले बनाई गई, कई साल पहले। तो इसमें उस तरह का, माने उस लाइफ का जो एक प्रकार का समाज रचना था, वो समाज रचना आज के जमाने में है नहीं है। करेक्ट। इसीलिए वो संदर्भ बदल गए हैं। बराबर। आप उन्हीं को फॉर्मेट पकड़ के आज के इसमें इम्प्लाई नहीं कर सकते हो। आज के जमाने में अगर गुणधर्मों में भी, माने गणों में भी फर्क आया, तो भी ये दोनों एक कॉम्प्लीमेंट करके आगे चल सकते हैं। माने लड़कियां भी कार्यरत है आजकल, आज लड़कियां भी अच्छे अधिकारी बन चुकी है, और दे आर वेरी मच वर्किंग वुमन। सो ये अभी परिस्थिति बदल चुकी है। तो आप वही 8 जो वर्ग है वो अब नहीं लगा सकते। आप उनको एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर करके उसका स्टडी जरूर कर लेना, लेकिन वो आखिर में देखें। पहले आप उस पत्रिका, उसकी लग्न पत्रिका देखो, तो उनके इंडिविजुअल जो गुणधर्म है उसका पता करो, और बाद में आगे कुछ पत्रिकाओं पर जैसे कई ग्रहों का प्रभाव होता है, कुछ पत्रिकाओं पर गुरु का प्रभाव होता है, कुछ पत्रिकाओं पर मंगल का प्रभाव होता है, कुछ पत्रिकाओं पर शनि का प्रभाव होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसको मंगल दोष है और ये दोष है, वो पहले के जमाने में ठीक था। पत्रिका पर एक ग्रह कभी भी प्रभाव नहीं डाल सकता है। मंगल का कारकत्व सिर्फ जाने बगैर सिर्फ मंगल दोष करके उसको आप नकार नहीं सकते हो आजकल के ज़माने में, क्योंकि मंगल का प्रभाव होना बहुत ज़रूरी हो गया आजकल के ज़माने में। क्योंकि आजकल का ज़माना, या मैं कहूँगा आज का युग, ये स्पर्धात्मक युग बन गया है, पहले जैसे नहीं रहा। इसीलिए मंगल पावरफुल होना ये अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक आजकल हो गया है।
करेक्ट। तो मेरा अगला यही सवाल होने वाला था कि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह डोमिनेंट है या ज़्यादा स्ट्रांग है जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो वो कैसे देखा जाता है कि किस ग्रह का प्रभाव इस व्यक्ति के पत्रिका या ओवरऑल पर्सनालिटी पे है? देखिए, पत्रिका में सबसे पहले तो ये है कि आपने, वही मैं कहता हूँ कि लग्न में कौन सा तत्व है वो उस पत्रिका का संपूर्ण आलेख दर्शाता है, कि उसके गुणधर्म उसका लग्न दर्शाता है, लग्न बिंदु दर्शाता है, वहाँ का नक्षत्र दर्शाता है। उस पत्रिका पे कौन से ग्रह का प्रभाव है, तो लग्न स्थान में जो ग्रह होते हैं उनका प्रभाव पत्रिका में सबसे ज़्यादा होता है। और जिस तत्व, समझो अग्नि तत्व का पत्रिका बन गया है, लग्न अग्नि तत्व का, इसलिए अग्नि तत्व का पत्रिका बन गया, तो डेफिनेटली सूर्य और मंगल की जो पोजीशंस है वो उस पत्रिका को रूल करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आने वाले समय में 2026 ये साल सूर्य का साल है। ओके। तो अभी क्या हो गया, टोटल उसका 1 आ गया। करेक्ट, टोटल 1 आ गया न्यूमरल की। लेकिन अभी इसका अर्थ क्या हो गया कि साल यानी सृष्टि पर संपूर्ण सूर्य के एनर्जी का या सूर्य के तत्व का प्रभाव रहेगा। सूर्य का तत्व हम किस में देखते हैं शरीर में? हम शरीर में जिसे कहते हैं कि हम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, और धातुओं में हम इसे, या खनिजों में इसे हम गोल्ड या सोना कहते हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में 2026 में डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस में आज से ज़्यादा 25 to 30% राइज होने वाला है। ये 2026 का प्रेडिक्शन है। यस, दैट इज जस्ट बिकॉज ये साल रूल्ड बाय द सन होगा। सन से और क्या होता है कि वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी, जैसे कहते हैं हम अभी हम जो व्हीकल्स देखते हैं जिसमें हम ईंधन का यूज करते हैं, तो एक ईंधन के स्वरूप में एक एनर्जी का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। इसके आने वाले सालों में जो वेपन्स ये लोग अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें भी ज़्यादा करके फ्रीक्वेंसी या हम ऐसे पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे जो एनर्जी से रिलेटेड हो, फिर वो न्यूक्लियर एनर्जी हो या दूसरा एनर्जी भी कोई हो सकता है। कहने का मतलब है हाइड्रोजन या ऐसे गैसेस का भी इस्तेमाल इसके आगे ज़्यादा से ज़्यादा होगा अगले साल। इसका मतलब ये है कि सूर्य का परिणाम अगले साल आपको दिखाई देगा। अगर पत्रिका का कहो आप, तो पत्रिका में आने वाले समय में अगले साल में अग्नि तत्व की जो राशियाँ या लग्न है, जिसे कहते हैं 1, 5, 9 माने मेष, सिंह और धनु, ये अग्नि तत्व की राशि है, इनका प्रभाव जरूर रहेगा। इन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है आने वाले साल में। ओके, तो आने वाले साल में जो मेष राशि के लोग हैं, सिंह राशि के लोग हैं और धनु राशि के लोग हैं, उन लोगों के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ठीक है, मुझे आगे ये जानना है कि जैसे सूर्य का आने वाला साल होने वाला है, आपने कहा अग्नि तत्व का ये साल होने वाला है, तो जनरली भी बहुत देखा जाता है कि जो अग्नि तत्व की राशि होती है, उसके जो लोग होते हैं, उनमें एक जनरल एग्रेशन बहुत बार देखा जाता है। तो क्या किसी व्यक्ति को ऐसा, मतलब एक एज अ डाउट कि अगर किसी व्यक्ति का लग्न अग्नि राशि का हो और किसी व्यक्ति की राशि, और उसी व्यक्ति की राशि अगर किसी विपरीत तत्व की हो, तो क्या उस व्यक्ति के स्वभाव में या पर्सनैलिटी में आपको देखने को मिलता है डिफरेंस? देखने को गुड क्वेश्चन। लोग क्या हमेशा क्वेश्चन करते कि मेरी राशि ये है, मेरी ये राशि है तो उसका स्वभाव ये है। ये सब कुछ गलत है। संपूर्ण व्यक्तिमत्व और जीवन पर सब कुछ होल्ड करने वाला वो लग्न है। लग्न में जो राशि है, लग्न में जो नक्षत्र है, लग्न में जो ग्रह है, वही आयुष्य की दिशा निर्धारित करते हैं। तो लग्न सबसे इंपॉर्टेंट है। मानसिकता, थॉट प्रोसेस सिर्फ चंद्र राशि से देखो। चंद्र ये आपका पूर्व संचित है, चंद्र ये आपके संस्कार है, चंद्र ये आपके शरीर रचना में पानी का समावेश है। लेकिन हाउ यू विल बिहेव, हाउ यू विल रिएक्ट, what will be your life will be decided by your लग्न। करेक्ट, लग्न ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो मुझे आगे ये पूछना है कि लग्न में अगर कोई राशि है और उसमें अलग अलग ग्रह आएंगे तो अलग अलग परिणाम देंगे, तो ये भी हो सकता है कि लग्न की जो राशि है वो शायद किसी ग्रह की उच्च राशि भी हो सकती है या किसी ग्रह की नीच राशि भी हो सकती है, तो वो कैसे परिणाम बदलेंगे उसके लग्न में होने? देखो, जन्म पत्रिका या लग्न कुंडली देखते वक्त हर एक व्यक्ति ने देखना चाहिए कि इस व्यक्ति का पत्रिका का प्रथम स्थान क्या है, जिसे हम लग्न कहते हैं। समझो लग्न में एक राशि है तो वो उसका तत्व तो डिसाइड हो गया। उसमें जो ग्रह आता है या ग्रह जो वहां दिखाई देता है वो परिणाम किसका देगा, तो उस तत्व का परिणाम देगा। माने फॉर एग्जाम्पल लग्न, जैसे हम एक ही उदाहरण लेते, मेष लग्न है जो अग्नि तत्व का लग्न है, वहां पर मंगल आ गया, ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एग्रेसर और बहुत ही यशस्वी होगा लाइफ में, बहुत ही कर्तृत्ववान होगा, नो डाउट अबाउट इट। उसमें एग्रेशन भी होगा।
अभी अगर मेष लग्न है और वहां पर बुध आ गया, तो वो बुध क्या होगा, इट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स, इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस। सो मेनी टाइम्स ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़ चढ़ के एक उत्तम वक्ता बन सकता है। ओके, ये कोई एग्रेशन नहीं करेगा, लेकिन ये एक अच्छा वक्ता बन सकता है। उसकी आकलन शक्ति बहुत अच्छी होती है, मैथमेटिकल इक्वेशंस वो बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकता है। ये हो गया, मतलब राशि वही है, लग्न राशि वही है, लेकिन वहां पे आए हुए ग्रह उस राशि के तरह अपना रोल प्ले करते हैं। यस, एग्जैक्टली। तो मुझे आगे ये पूछना है कि जैसे अग्नि तत्व के बारे में हमने चर्चा की कि मेष लग्न है तो वो अग्नि तत्व का लग्न है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि किसी की पर्सनालिटी जैसे जल तत्व की राशि लग्न में हो और उसकी अगर चंद्र राशि अगर अग्नि तत्व की हो तो वो भी एक अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर उस व्यक्ति में अग्रेशन और क्या बोलते हैं कि स्टेबिलिटी का भी कॉम्बिनेशन देखने को हमको मिल सकता है। तो इसके बारे में आप कोई एग्जाम्पल दे पाएंगे? देखो, तत्व ये बीज गुण धर्म है। ये एक प्रकार का जैसे पांच तत्व है, हाँ, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। तो इन तत्वों का परिणाम तो बिल्कुल निर्धारित होता है जैसे, और उनके कुछ मतलब जिसे बीज गुण है वो उन ग्रहों में भी है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य को जो अग्नि तत्व है, चंद्र को जल तत्व है, शनि को वायु तत्व दिया गया है, शुक्र को पृथ्वी तत्व दिया गया है। ये सब जो तत्व है ना, इसी से ये ग्रह सब बंधे हुए हैं। अगर समझो जल तत्व का लग्न है तो ये समझ लेना है कि ये व्यक्ति व्यापार और ज्यादा करके ये व्यक्ति जैसे फ्लोइंग प्रकार का एक प्रकार का बिजनेस करेगा। ये व्यक्ति बहुत ही ब्रिलियंट होगा, लेकिन ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकता है, ये खुद का कुछ करने की कोशिश करते हैं। अग्नि तत्व का लग्न हो तो वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी वो बहुत अच्छा करते हैं, टीम लीडरशिप भी अच्छा करते हैं। वायु तत्व का हो तो वो खोजबीन, माने जिसे कहते हैं जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं और जो खोज की तरफ निकल जाते हैं। अभी उसके नक्षत्र भी वैसे ही होते हैं। अगर पृथ्वी तत्व हो तो ये व्यक्ति बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं और ये व्यक्ति द्विस्वभावी होते हैं और कई बार ये होल्ड करते हैं, कई चीजें सहन कर सकते हैं। आकाश तत्व के जो होते हैं ना, वो लोग बहुत ही उदार मतवादी और बहुत ही जिसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। और इसी तत्वों में नक्षत्रों की भी एक रचना की गई है और ग्रहों की भी रचना की गई है। तो मतलब बीज क्या निकल रहा है तो वो तत्व निकल रहा है। इसीलिए पत्रिका देखते वक्त पहले लग्न में तत्व कौन सा है वो देखना चाहिए, लग्न में नक्षत्र कौन सा है वो देखना चाहिए, लग्न में राशि कौन सा है देखना चाहिए। यही आपको आंसर मिल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है। फिर आप लग्न में ग्रह देखो, उससे आपको पता चलेगा कि ये क्या करेगा। दूसरी बात कि लग्न स्थान में अगर समझो फॉर एग्जाम्पल कि कर्क राशि है, जल तत्व का राशि है, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्र कहाँ पड़ा हुआ है, 12 स्थानों में से वो कहाँ पड़ा हुआ है, वहां से आपको पता चलेगा कि इसका इंक्लिनेशन इस स्थान में है। माने अगर चंद्र अगर 5वें स्थान में पड़ा हुआ है तो आपको पता चलेगा ये व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल्स या जिसे कला, आर्ट, क्रिएटिविटी जिसे इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकता है। वो अगर 10वें स्थान में होता तो आपको पता चलेगा कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर 12वें स्थान में होता है तो आपको पता चलता है कि बाहर की कंपनियों से ये काम कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि लग्नेश जहाँ जाएगा उसका आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति का नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है। तो इसीलिए लग्नेश महत्वपूर्ण है। बाद में आप पत्रिका देखते वक्त क्या देखना चाहिए, वो राशि देखना चाहिए। चंद्र पत्रिका में जिस राशि में जन्म के समय था वो उसकी जन्म राशि हो गई। उससे उस व्यक्ति की मानसिकता, उसका पूर्व संचित माने माँ से आए हुए संस्कार या गर्भ संस्कारों का आपको पता चलता है कि या ये किस प्रकार की एक प्रकार की मानसिक रचना लेके आया हुआ है, जिसे वो अपना जिसे कहते हैं ना कि स्वभाव उसका बन जाता है। लग्न रिएक्शन से और मानसिकता या जिसे कहते हैं कि एक प्रकार का नेचुरल जो एक भाव होता है वो नैसर्गिक रीत्या वो चंद्र दिखाता है। करेक्ट। इसीलिए लग्न सबसे इंपॉर्टेंट है। पत्रिका देखते वक्त पहले लग्न देखो, लग्न में कौन सा ग्रह है वो देखो, लग्न का नक्षत्र देखो, बाद में लग्नेश कहाँ है वो देखो, और बाद में एक बार चंद्र देखो। करेक्ट। चंद्र राशि देखो, और बाद में उसके बाद में आप सूर्य देखो। पत्रिका के सूर्य और चंद्र ये पत्रिका में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है तेज आत्मा है और एक है मन और संवेदना है, उसको भी देखने की जरूरत है। इतना सब कुछ करने के बाद में आपको उस व्यक्ति का मान स्वरूप नजर आता है। बाद में आप गुण मिलन में जाओ ना। करेक्ट।
ये व्यक्ति इस तरह से है, गुण कितने भी मिलने दो, लेकिन वो उसका एक्सेप्टेंस क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल लग्न स्थान में मूला नक्षत्र हो, एक उदाहरण देता हूं, राक्षस गण नक्षत्र लग्न स्थान में हो, तो वो व्यक्ति रिलेशनशिप्स में सक्सेसफुल होने के लिए हमेशा स्ट्रगल करता है, अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी, किसी भी चीज को फिनिश करे बगैर वो ये नहीं करता है, इतना होशियार। लेकिन दूसरी जगह पे वो व्यक्ति किसी के अंडर कभी किसी प्रभाव में आता नहीं, एक्सेप्टेंस कम रहता है, उसको ही अपना पॉइंट रखना होता है, इसीलिए फिर वो रिलेशनशिप्स में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि मूला नक्षत्र में इसका लग्न है या मूला नक्षत्र में इसका राशि है, तो इसके XYZ व्यक्ति का मृत्यु होता है, इसका उसका मृत्यु होता है। ये मृत्यु फिजिकल मृत्यु नहीं है, ये भावनात्मक मृत्यु है कि उसका उनसे नहीं जमेगा। इसीलिए फिर कहते हैं ना कि मूला नक्षत्र के लोगों की शादी के लिए फिर थोड़ी तकलीफ होती है, तो उसकी शांति करते हैं, ये करते हैं। अभी मुझे बताओ, ये शांति करके वो नक्षत्र अपना स्वरूप बदल देगा क्या? नहीं बदलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ज्योतिष शास्त्र इसीलिए मैं कहता हूँ जानने की कला है और बाद में उसे अप्लाई करने की कला है। इसे सिर्फ आप एक टैगलाइन देके कि ये खराब है, ये राक्षस गणी है, ऐसा नहीं कह सकते हो। करेक्ट। ये है मूला नक्षत्र। फॉर एग्जाम्पल दूसरा नक्षत्र देता हूँ, मघा नक्षत्र। अगेन ये नक्षत्र राक्षस गणी है। ये व्यक्ति बहुत उत्तम वक्ता होता है, क्योंकि मघा नक्षत्र कौन से राशि में आता है? सिंह राशि में आता है। तो ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा उत्तम वक्ता और टीम लीडर बन जाता है। मतलब नक्षत्रों के परिणाम देखिए आप। अभी फॉर एग्जाम्पल तीसरा नक्षत्र हम एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ लेंगे, राहु का नक्षत्र है जिसे कहते हैं आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र ये व्यापार, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन नक्षत्र है। ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा व्यापार कर सकते हैं। ये नक्षत्र अगर लगने में आए तो लोग डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि दे नो हाउ टू सेल देयर नॉलेज। और ये इससे तो और एक चीज़ ऐसा है कि आर्द्रा नक्षत्र ये मॉइस्चर से बना या मॉइस्चर का एक प्रतीक है, इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट या ऐसे कई लोग होते हैं कि उनके पत्रिका में आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप नक्षत्रों के गुणधर्म जानो, सिर्फ ग्रह और राशि ये मत देखो। राशियों का एक स्वभाव होता है खुद का, तो वो उस व्यक्ति का स्वभाव बनता है क्या? नहीं। ये राशियों के एक राशि मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, जिसमें 2.25 नक्षत्र ऐसा एक समुदाय है जिसे राशि कहते हैं, तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। करेक्ट। उस राशि में जन्मा है तो उस व्यक्ति का फिर उसमें 2.25 नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन जुड़ गया, तो राशि का एक स्वभाव अलग है और व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। व्यक्ति के स्वभाव के लिए आप उसके अंदर जाके नक्षत्र कौन सा है वो चेक करो, सिर्फ राशियों से उसका स्वभाव मत कहो। और वहां पर भी ना रुकते हुए आप पहले लग्न देखो, लग्न का नक्षत्र देखो। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि सिर्फ राशि, उनके स्वभाव, और आप जो न्यूज़पेपर में राशि भविष्य पढ़ते हो ना, पढ़ो, मुझे कुछ नहीं, लेकिन जनरलाइज ज्योतिष शास्त्र है नहीं। ज्योतिष शास्त्र ये सबसे एक्यूरेट और ये दैवी शास्त्र है। इट इज वेरी स्पेसिफिक टू द पर्सन, वेरी स्पेसिफिक, और ये वर्तमान में जीने की कला है। करेक्ट। ये आपको जानने की कला है। आप जब जन्म लेते हो तो लिया हुआ ये कर्म बंधन है, ये कोई आगे ये नहीं है, भविष्य नहीं है, ये कर्म बंधन है कि जो अनलॉक होते हुए एक विशिष्ट स्पीड से जाएगा। और डेफिनेटली एक अच्छा ज्योतिषी उसका अभ्यास करके आपको बता सकता है इस साल ये होने वाला है आपको, क्योंकि ये समीकरण कैसे मैट्रिक्स से अनलॉक होने वाला है उसको पता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र सिर्फ एक ग्रह, एक राशि, इससे इस पर मर्यादित नहीं है, विशाल है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एक इंसान की लाइफ में ही कितनी सारी चीजें स्टडी करने लायक एग्जैक्टली हो सकती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हम इस सारी सीरीज में बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ना जनरलाइज कर दिया जाता है टर्म्स को, एंड दैट डजंट अप्लाई टू एवरीवन। तो आपकी कुंडली ये या फिर आपके लिए जो ज्योतिष है वो आपके लिए अलग रहेगा, आपके बगल में बैठे व्यक्ति के लिए अलग रहेगा। तो हर एक का वो एक इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक स्टडी है, और इसी बात की जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग इस पॉडकास्ट में इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आई होप कि आज के एपिसोड में की गई बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। आपके रिएक्शंस प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर आप भी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो ज्योतिष भास्कर सुशील कोराड सर से आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।